गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो कि पीएचडी इंटरव्यू से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें बेसिकली मैं अपना पीएचडी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड इसके अलावा ये चीज़ बताऊंगा कि एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बना सकते हो एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए एंड उसका क्या फॉर्मेट होता है। सेम गोस विथ रिसर्च प्रपोजल कि रिसर्च प्रपोजल क्या क्या फॉर्मेट होगा, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में कम लोग जानते होंगे, क्योंकि जब आप आईआईएम्स में अप्लाई करते हो पीएचडी के लिए, जिसको एफपीएम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ जहाँ भी अभी तक मैंने इंटरव्यू दिया है, चाहे मेरा आईआईटी का इंटरव्यू हो या एनआईटी का इंटरव्यू हो या ट्रिपल आईटी का इंटरव्यू हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू हो या आपके जो भी आईएम्स हैं, वो सब मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अच्छे से, और ये भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको क्या चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। तो एक वीडियो मैं इस पे बना चुका हूँ, बीएचयू का जो या डीयू का जो मेरा पीएचडी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस वीडियो को डेफिनेटली देखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेसिकली आईआईटी दिल्ली का जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूँगा, और आपको बेसिक ये भी बताऊँगा कि आप क्या इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं या क्या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आप फॉलो करो जब आप इंटरव्यू देने जाओ, ठीक है। तो देखो, जब मैं आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू देने गया था तो उस समय सिर्फ मेरा नेट क्वालिफाई था। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझको 6 to 7 मंथ हो गए पढ़ाते पढ़ाते पर्टिकुलर नेट एक्सपीरियंस को, और काफ़ी सारे नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो मेरे से बात करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या टेलीग्राम पे हो या फेसबुक पे, तो सब मेरे से ये बोलते हैं कि सर जेआरएफ हो जाएगा उसके बाद मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा। देखो भाई, आईआईटी कोई भी आईआईटी है, वहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ नेट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पोस्ट नेट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो होगा ही। जब आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट है तो आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो यार। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जेआरएफ वालों को ज़्यादा वेटेज मिलता है या जेआरएफ वालों का ही सिलेक्शन होता है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आप एक जो आपके पैनल में इंटरव्यूअर है, आप उसको अपने नॉलेज से कन्विंस कर लेते हो या अपने आंसर से कन्विंस कर लेते हो, तो आपका नेट क्वालिफाई होने के बाद भी पर्टिकुलर पीएचडी के लिए हो जाता है आईआईटीज़ में। एंड इसके अलावा एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है उसके बाद भी आपको जेआरएफ के बराबर स्टाइपेंड मिलता है आईआईटीज़ में, ठीक है। इस पे भी मेरा एक वीडियो है, आप चाहो तो देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे जो नेट क्वालिफाइड होते हैं उनको भी जेआरएफ के बराबर स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो देखो, मैं ये बोलूँगा एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, और इसके अलावा आप कम से कम ये एक आपके अंदर वो चीज़ जागेगी कि एक अवेयरनेस भी आएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल इंटरव्यू मिस मत करो, इंटरव्यू दो ही दो। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो भी आप ये मत सोचो जब जेआरएफ हो जाएगा तब जाएंगे, क्योंकि मैं आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो हैं सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं, बट उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनके अंदर नॉलेज है, उनके अंदर पर्टिकुलर रिसर्च में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उनका। तो वो चीज़ आपको दिखानी होगी इंटरव्यूअर को, तब पर्टिकुलर या पैनल को, तो आपको भी सिलेक्शन हो सकता है। तो अपने नॉलेज पे काम करो, अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करो, अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे काम करो, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम करो आप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरा आईआईटी दिल्ली का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मैं जब नेट क्वालिफाई था, ये मेरा 2019 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। 2020 में मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। 2019 में बेसिकली क्या था, आईआईटी दिल्ली में वहाँ पे 2 फेज़ होते थे। अब नेक्स्ट टाइम में भी फिर से 2 फेज़ होने लगेंगे। तो 2 फेज़ में पहला जो फेज़ होता था वहाँ पे रिटन होता था। देखो, रिटन में बेसिकली जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरा जो इंटरव्यू था वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में था एंड पर्टिकुलर फाइनेंस एरिया में था। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मुझे हाफ एन आवर दिया गया था लिखने के लिए उन क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन था वो कैपिटल रेशनिंग से था, एंड एक क्वेश्चन जो था मेरा सीएसआर से था, और एक क्वेश्चन जो था कैपिटल स्ट्रक्चर से था। तो ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक पर्टिकुलर कॉपी दी गई थी ये, और पेन वगैरह हम लोगों को लेके जाने थे।
तो वो चीज़ थी और उसको लिखने के लिए बोला गया था, उसको लिखा। लिखने के बाद उसके बाद क्या हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देखो जब भी आईआईटी के लिए जाओ या कहीं भी के लिए जाओ, तो आप अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल तो लेके जाओ ही जाओ, और 2 फोटोकॉपीज के सेट भी लेके जाओ साथ में। क्योंकि यार मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू देने गया था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, तो मैं हल्के में ले रहा था, चीज़ें सारे ऐसे ऐसे चला गया था। फोटो कॉपी वगैरह एक कॉपी कराई थी, दूसरी कॉपी नहीं कराई थी। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे बहुत परेशान होना पड़ा, मुझे बार बार बाहर जाना पड़ा फोटो कॉपी कराने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी आपका कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो पहले से ही आप ये सब करवा के लेके जाओ, तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ तो 2 से 3 सेट आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो उनको अच्छे से अपने पास कैरी करो और लेके जाना जब भी जाना। तो ये 3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे जो मैंने आपको बताए थे, जो पहला CSR था, दूसरा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से था, और एक क्वेश्चन जो था कैपिटल रेशनिंग से था। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर अब बात आती है इंटरव्यू की। देखो अभी तक मैंने जहाँ जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया है उसमें से सबसे कम टाइम का जो इंटरव्यू चला था वो IIT दिल्ली में ही चला था। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे जो था कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं करते हैं ये, क्योंकि ना ये रिसर्च प्रपोजल, पहले रिसर्च प्रपोजल ये नहीं मांगते थे। ये बेसिकली आपका जितने लोगों ने भी भरा था, या जो नेट क्वालिफाई हो या JRF क्वालिफाई हो, ये सबको बुलाते थे। पहले की बात कर रहा हूँ जब मैंने इंटरव्यू दिया था 2019 में, ठीक है। तो इन्होंने सबको बुलाया था। तो इंटरव्यू बेसिकली सिर्फ मेरा 3 से 5 मिनट चला था, बहुत कम टाइम इंटरव्यू चला था। और IIT दिल्ली के साथ ये भी है कि वहाँ पे इंटरव्यू बहुत कम टाइम चलता है, आपका सिलेक्शन हो या ना हो ये मैटर नहीं करता वहाँ पे। पता नहीं क्यों इंटरव्यू बहुत कम टाइम होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं लास्ट टाइम जिनका हुआ है, तो उनसे भी मैंने बात की है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि 5 से 6 मिनट ही उनका इंटरव्यू चला था और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो देखो मेरा IIT दिल्ली में नहीं हुआ था, करंटली मैं IIT खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो देखो उन्होंने फिर मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल की देखो बात आती ही आती है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो अपना एक रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। एंड देख आप लोग क्या करते हो कि जैसे ही आपको पता चला कि यार इंटरव्यू कॉल आ गई है तो आप लोग हड़बड़ाते हो। हड़बड़ाने के बाद आप गए गूगल स्कॉलर या कहीं शोध गंगा करके एक ऐप वो है वेबसाइट, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, वही चीज़ें कर ली। अब देखो भाई जब आपसे इंटरव्यूअर आंसर पूछेगा कि आप कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी यूज करोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी यूज करोगे। प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा अगर आपने RM अच्छे से पढ़ी है। सिस्टमेटिक होती है, स्ट्रेटाफाइड होती है, और क्लस्टर होती है, और भी बहुत सारी होती हैं। तो उनमें से कौन सी यूज करोगे आप, कौन सा टेस्ट यूज करोगे, जी टेस्ट यूज करोगे, चाई स्क्वायर टेस्ट यूज करोगे, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाओ, देखो आइडिया आप इन सब चीज़ों से ले सकते हो, ये बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूँ। शोध गंगा का आप यूज कर सकते हो या गूगल स्कॉलर का यूज कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा इनका यूज कैसे करना है आगे, गूगल स्कॉलर को कैसे यूज करना है या शोध गंगा का कैसे यूज करना है अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाने में। लेकिन ये नहीं करना है आपको वहीं से कॉपी कर लिए, आपको देखना है पर्टिकुलर चीज़ कैसे हुई है, क्योंकि आपको डिफेंड करना होता है वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने कि आप वो अगर आपसे पूछ देंगे कितना पॉपुलेशन लोगे, कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, इसके अलावा कौन सा पर्टिकुलर रिग्रेशन यूज करोगे, कोरिलेशन यूज करोगे, एक्सपेरिमेंटल यूज करोगे, ये कौन सी टाइप की रिसर्च है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो मेरे से क्या पूछा गया रिसर्च प्रपोजल में, तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो इसमें 3 से 4 लोग थे और सिर्फ एक लोगों ने ही क्वेश्चन पूछा था। एक जो पैनल में प्रोफेसर थे उन्हीं ने क्वेश्चन पूछे थे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे। इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है ओके। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था रिसर्च प्रपोजल के बारे में पूछा कि रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक क्या है, जो कि मैंने बताया उन्हें, कैपिटल बस्टिंग का यूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए जो भी है वो सब बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो आया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपकी स्टडी का, तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए। ऑब्जेक्टिव के बाद उन्होंने बोला आपका हाइपोथेसिस क्या होगा, हाइपोथेसिस भी मैंने उन्हें बताया। इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि हाइपोथेसिस हो गया, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि बेसिकली कितनी टेक्निक्स होती हैं आपकी कैपिटल बस्टिंग की। तो मैंने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल बताई जो। तो फिर उसके बाद उन्होंने डिस्काउंटिंग नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में पूछा, जो कि उसी का मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल से मिलता ही जुलता है ये भी।
तो फिर उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, फिर कैपिटल बस्टिंग के फीचर्स पूछे, इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है ओके जाओ आप। तो बस इतने क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे और जो इंटरव्यू था सिर्फ 4 से 5 मिनट चला था, बहुत कम टाइम चला था। अभी तक मैंने जहाँ जहाँ भी इंटरव्यू दिया है मेरा हर जगह एटलीस्ट 50 to 20 मिनट्स चला ही है इंटरव्यू, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू सबसे कम टाइम चला था। और इसके बाद एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था बेसिकली मुझे, एक काफ़ी कुछ इस इंटरव्यू से सीखने को मिला था और कंपटीशन देखने को मिला था। जनरली मुझे ये लगता था कि जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था कि ठीक है अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आईआईटी से पीएचडी कर लूँगा, अब तो मैं नेट क्वालिफाई हूँ, तो थोड़ा सा वो हुआ था मेरे साथ भी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया कि बहुत सारे जेआरएफ वाले भी हैं और जाने कि बहुत सारे नेट वाले भी हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन का अंदाज़ा हुआ। तो फिर इसके बाद मैंने और अच्छे से स्टडी की चीज़ों की। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार कि मुझे जो लगता है कि जब भी आप चाहे वो नेट का एग्ज़ाम दो या आप पर्टिकुलर पीएचडी का इंटरव्यू दो या आप पीएचडी करो, तो आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इस एग्ज़ाम के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। एंड होता क्या था कि यार मैं भी सर्च किया करता था बहुत सारी जगह पे यूट्यूब में कि मोटिवेट कैसे रह सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं कि अपने आप को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कैसे फोकस कर सकता हूँ, दूसरी जगह पे फोकस ना हो। क्योंकि होता है यार जब आप इतना टाइम प्रिपरेशन करो तो कहीं ना कहीं नहीं होता है। जब मेरा आईआईटी दिल्ली में नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा होता है नर्वसनेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मन करता है ना करो। तो एक तरीके से ये बोले कि कैसे दोबारा से आना है, तो हमेशा ध्यान रखो। मैं भी बहुत जगह सर्च करता था कि मोटिवेशन कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुई ये चीज़ कि देखो यार, आपको दूसरा कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपको अपने आप खुद मोटिवेट होना है। आपको आइडेंटिफाई करना है, अपने अंदर झांकना है कि देखना है कि क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। आपने पर्टिकुलर ये कैरियर क्यों चुना है, आप वाई का आंसर हमेशा ढूंढना स्टार्ट करो। वाई डू यू वांट टू पर्टिकुलर एग्ज़ाम और क्वालिफाई पर्टिकुलर एग्ज़ाम और चूज़ पर्टिकुलर कैरियर, और ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का जब आप आंसर ढूंढोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप अच्छा खासा मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि आपके अंदर क्लियरिटी रहेगी। और अपने आप को हमेशा क्लियरिटी पे रखो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है फ्यूचर में। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका नहीं हुआ है नेट में या पीएचडी के इंटरव्यू में। देखो यार सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे साथ भी पहला जब मेरा अटेम्प्ट था मेरा नहीं हुआ था, लेकिन अब कंटिन्यूसली मेरे 3 बार जेआरएफ क्लियर हुआ। और आए बात करते हैं इंटरव्यू की, देखो जब मेरा पहला इंटरव्यू था आईआईटी दिल्ली का नहीं हुआ, लेकिन बाकी बहुत सारे इंटरव्यू मेरे हुए। आईआईटी बीएचयू मेरा क्लियर हुआ, एनआईटी क्लियर हुआ, आईआईटी खड़गपुर में मैं करंटली रिसर्च स्कॉलर हूँ। इसके अलावा आईएम काशीपुर एकेडमिक असिस्टेंट सेलेक्ट हुआ मैं। तो देखो अपने आप को बैक मतलब एक तरीके से दोबारा स्टार्ट कैसे करना है, अपनी गलतियों से सीखना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमेशा कोशिश करो अपनी गलतियों से सीखो। एंड हाँ यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में भी। थैंक यू ऑल।